हिंदी व्याकरण में आज का जो टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतने लॉन्ग सेंटेंस को न कह करके उसे एक संक्षिप्त वाक्य में ही कह देना, एक संक्षिप्त शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी एक बच्चे को कहा जाए एक वाक्य में कि जैसे कि उसके माता पिता नहीं है, तो इतना बड़ा वाक्य न कह करके हम एक शब्द में अनाथ कह करके उसके पूरे सेंस को समझ सकते हैं। नहीं, या इसके माता पिता नहीं है, ऐसे सेंटेंस को बोलने से कहीं बेहतर है कि एक वाक्य में एक संक्षेप में कहने के लिए ही अनेक शब्दों का के लिए एक शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे कि हमने कुछ शब्दों को लिया है, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो कि एक शब्द इनके लिए निर्धारित है और ये बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं और बहुत ही सिलेक्टेड है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि है जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। हिस्ट्री में भी आपने अजात शत्रु का नाम सुना होगा। अजात शत्रु। कम खर्च करने वाला। इन्हीं शब्द वाक्यों के लिए जो शब्द दिए जाते हैं उसके लिए कई चुनिंदा वर्ड लिख दिए जाते हैं, जैसे शब्द कि जिन्हें उसमें पढ़ते टाइम सेम वही अर्थ निकलेंगे, लेकिन एक जो इसके लिए शुद्ध और एक सटीक शब्द बैठेगा वो यहाँ जानना है। जैसे कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? अब उसी में दे देगा कि बहुत बचती है या फिर बचाने वाला या फिर जो जो भी इस तरह से, लेकिन ये इसका जो बेसिकली अर्थ होगा मित व्ययी। मित व्ययी, सोच समझ के खर्च करने वाला या फिर कम खर्च करने वाला, कम बोलने वाला। अब इसके लिए चार ऑप्शन में दे देगा, शांत दे देगा, मूक दे देगा, लेकिन इसका क्या होता है कम बोलने वाला? मितभाषी। मितभाषी जो इसका होगा मितभाषी। जो पहले कभी ना हुआ हो, ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। और जो पहले हुआ हो वो भूतपूर्व, और जो पहले कभी ना हुआ हो वो अभूतपूर्व। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। देखिए ये कई बार पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को क्या कहेंगे? उपत्यका। इसे उपत्यका कहते हैं। और अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। ऐसे इसमें कई ऑप्शन दे देंगे, सौतेला, सहोदर। सहोदर तो सगे भाई को कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में इसे भी डाल देगा। और वह भाई तो इसे कहते हैं अन्योदर। अन्योदर। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अन्य प्लस उदर, अर्थात जो अन्य के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो, अन्य माता के गर्भ से, तो ऐसे भाई को हम क्या कहेंगे? अन्योदर। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? पूर्व और जो उत्तर के बीच में जो दिशा होती है उसे ईशान बोला जाता है। ईशान। और अगला है जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो। वह भोजन जो रोगी व्यक्ति होता है उसे सभी प्रकार के भोजन से तो वो कुछ चुने हुए भोजन करने होते हैं, परहेज रहता है, तो ऐसे भोजन को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अपथ्य। अपथ्य। पथ्य माने जो ग्रहण करने योग्य, अपथ्य यानी जो ग्रहण करने योग्य ना हो। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। अनाहूत ये भी कई बार पूछा गया है। और जिसे बुलाया गया हो, निमंत्रण दिया गया हो, वो आहूत। जिसे बुलाया ना गया हो वो अनाहूत। जिसके पास कुछ भी ना हो ऐसा व्यक्ति होता है अकिंचन। अकिंचन। ऐसे जो है हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जो प्राचीन प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, महाभारत, रामायण, ऐसे में इन सब में हमें ये सब वर्ड सुनने को मिलेंगे। जो अकिंचन, अक्सर करके जब भक्त अपने प्रभु से प्रार्थना करता है तो स्वयं को अकिंचन मान के, अकिंचन
जो है वर्ड का प्रयोग करते हुए वो उसे याचना करता है। और यहाँ पे है कि हवन में जलने वाली सामग्री, और या कह सकते हैं सामग्री भी कह सकते हैं या लकड़ी भी, उसे कहेंगे समीधा। समीधा, समीधा कहते हैं जो हवन में जो कुछ भी जलाया जाता है, लकड़ी या फिर फूक की जो सामग्री होती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, अब यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति और पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। अब बेसिकली इनमें क्या अंतर है? उत्तराधिकार आप समझेंगे कि उत्तराधिकार वही है जो पिता से प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराधिकार, और जैसे पहले इनके अर्थ को लिख लेते हैं कि होता क्या है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम रिक्त कहते हैं, रिक्त। और जो पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति होती है उसे वसीयत कहते हैं, वसीयत। जो वसीयत होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है ट्रांसफर होती है, दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। लेकिन ये जो उत्तराधिकार है इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि किसी की पत्नी है और उसके कोई भी भाई नहीं है, तो जो उसकी वसीयत है तो वो सभी लड़कियों में या फिर उनकी पत्नी को प्राप्त होंगे। तो उस पत्नी का जो धन है, जो उस समय उसे कौन सा धन प्राप्त हो रहा है? उत्तराधिकार का धन प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे धन को कहेंगे। या फिर किसी मान लीजिए कोई उनका मित्र बंधु है जो उन्हें अति प्रिय है, या कोई अध्यापक है जो अपने शिष्य को अत्यधिक पसंद करते हैं और वो अपना जो सब कुछ है उन्हें लिख दे, उत्तराधिकार के स्वरूप में देते हैं, तो ऐसे धन को रिक्त कहते हैं। और जो खुद के पिता और पूर्वजों से जो प्राप्त होता है उसे वसीयत कहते हैं, जिसकी आशा न की गई हो। ऐसे जिसके लोग कहते हैं ना कि मैंने तो आशा ही नहीं की थी कि इतना लाभ होगा, तो इतना बड़ा जो है सेंटेंस कहने से अच्छा है कि हम कह दें कि मुझे तो अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुआ। क्या होगा इसका? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। खाने के बाद बचा हुआ जूठा भोजन, ये बहुत ही कम सुनने को मिलता है और पढ़ने के लिए सामने आता है कि खाने के बाद जो बचा हुआ भोजन है हम उसे क्या कहेंगे? उसे उच्छिष्ट कहते हैं, उच्छिष्ट। खाने के बाद जो बचा हुआ जूठा भोजन है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अब उसे पतझड़ या झड़ा हुआ वृक्ष या ऐसे कुछ नहीं कहेंगे, और निर्पात ऐसे करके वर्ड में बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही अर्थ है वो क्या है? अपत। इसके लिए क्या यूज करते हैं? अपत। जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष, और जो आंखों के सामने हो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो सामने न घटित हो जो घटना उसे कहेंगे परोक्ष। अब ये कई प्रकार के अग्नि के विषय में है, जैसे कि समुद्र में भी आग लगती है जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, तो उस अग्नि को क्या कहेंगे? जो जंगल में आग लगती है उसे क्या कहेंगे? एक पेट की भी अग्नि होती है जो भूख से पीड़ित करती है, और एक है वियोग की अग्नि, जैसे कोई किसी के विरह में होता है। तो इसके अलग अलग नाम है। जैसे समुद्र में लगी आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं, बड़वाग्नि। और जंगल में या वन में लगी आग को दावानल, दावानल भी कह सकते हैं या दावाग्नि भी बोल सकते हैं। और पेट की आग को जठराग्नि, जठराग्नि। इसमें जठर धन अग्नि है, इसमें दाव प्लस अना छुपा हुआ है, इसमें बड़ो प्लस अग्नि। वियोग की आग तो इसे कहेंगे विरहाग्नि, विरहाग्नि, विरहाग्नि। इसमें आ छिपा हुआ है, जब आप विच्छेद करेंगे तो ये स्पष्ट लगेगा, विरह प्लस अग्नि, विरहाग्नि। तो फ्रेंड्स इतने सारे जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे है जो
एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर नोट करें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, अगर किसी प्रकार के कमेंट है या आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक्स।